हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो उनके एग्जामिनेशन में ये ज़रूर उनको देखने को मिलता है। साथ में ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही नया टर्म है, काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है और कई जगह पे जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर डिटेल नहीं मिल पाती है। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाएँ, सारे टर्म्स क्लैरिफाई कर दिए जाएँ और एक बेसिक से एक ठीक ठाक लेवल तक आपको एक डिटेल बता दी जाए। सबसे पहले बात, अगर मैं बात करूँ पैरासेक्सुअलिटी को लेकर के, तो पहले कुछ टर्म्स ऐसे आपको जानने पड़ेंगे जिन टर्म्स के बारे में आप नॉर्मल जानते हैं, जैसे कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन, एन्यूप्लॉइडी, हैप्लोडाइजेशन। ये सब ऐसे टर्म हैं जो इनके अंदर अभी आएंगे और इन सब टर्म्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अगर एक किसी नॉर्मल फंजाई के अंदर देखते हैं तो जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मेल गैमेट होती है और जो फीमेल गैमेट होती है वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, मतलब एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस। मैंने बताया किस समय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और फ्यूज़ करके एक टूयन बनाते हैं, मतलब एक डिफरेंट स्ट्रेन रहते हैं लेकिन टूयन बनाते हैं। वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब दो अलग अलग स्ट्रेन होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक ही स्ट्रेन और किसी ऐसे फंजाई के अंदर जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही ना जाता हो, ऐसे फंजाई के अंदर जब हमें जो है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी जैसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग पैरासेक्सुअलिटी या फिर पैरासेक्सुअल बोलते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंजाई ऐसे हैं जिनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे फंजाई हैं जिनके अंदर हमें ये इवेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं बगैर किसी मियोसिस डिवीज़न के, तो ये भी यहाँ पे एक काफ़ी नई चीज़ बन जाता है। क्योंकि बेसिकली जो हम लोग रिकॉम्बिनेशन देखते हैं या ये सारी चीज़ें देखते हैं वो मियोसिस डिवीज़न के अंदर देखते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न के अंदर भी देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, उसी चीज़ों के बारे में पैरासेक्सुअल की बात करते हैं। तो पैरासेक्सुअल का सबसे पहला मतलब समझ में आ गया कि मतलब यहाँ वेजिटेटिव सेल, सोमैटिक सेल के अंदर हमें जो है रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे इवेंट देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी देखने को मिलती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये सब जब इवेंट हमें देखने को मिलते हैं सोमैटिक सेल के अंदर, इसी को हम लोग पैरासेक्सुअल कहते हैं। तो इन सम फंजाई ट्रू सेक्सुअल साइकिल कंप्राइजिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड मियोसिस इज एब्सेंट। ठीक है, अब इसमें जो मियोसिस होती है वो क्या होती है, बेसिकली हमारी एब्सेंट होती है। दिस फंजाई डिराइव द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअलिटी थ्रू अ साइकिल नोन एज पैरासेक्सुअल साइकिल। ऐसे फंजाई जो होते हैं उन वो सेक्सुअलिटी से तो नहीं होता, मतलब उनको कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीज़ करके उसका बेनिफिट ले रहे होते हैं। और ये किसके थ्रू संभव हो पाता है, पैरासेक्सुअल साइकिल के थ्रू। अब आगे वीडियो के डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि पैरासेक्सुअल साइकिल रन कैसे कर रही है, कौन कौन से ऐसे स्टेजेस है जो इसके अंदर हैं। लेकिन उसको जानने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पैरासेक्सुअल साइकिल है और जो नॉर्मल हमारी साइकिल है उसके अंदर हमें क्या बेसिक डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ इधर आपका है नॉर्मल साइकिल और इधर तरफ है हमारा पैरासेक्सुअल। नॉर्मल के अंदर बोलते हैं कि न्यूक्लियर फिजन के लिए, मतलब न्यूक्लियर के फ्यूज़ करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। तो पैरासेक्सुअल साइकिल में आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पे एक इवेंट होता है, एक टाइम होता है, लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल होने के लिए उसका कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो स्पेशली कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फिजन। जब हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, जब हमारे दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, ये एक नॉर्मल इवेंट है जिसके अंदर हमारे दो न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर या जाइगोट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेजिटेटिव, ये तो रिप्रोडक्टिव सेल बनाती हैं, क्या करती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। लेकिन ये जो है हमारी वेजिटेटिव सेल जब न्यूक्लियर फ्यूज़न करने लगे, न्यूक्लियर मिलने लगे दोनों में, तो ये चीज़ हमें पैरासेक्सुअल के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जाइगोट यूजुअली परसिस्ट वन न्यूक्लियर जनरेशन ओनली। अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो जाइगोट के अंदर एक जनरेशन तो जाइगोट होता है, लेकिन दूसरे जनरेशन में एंटर करते ही
वो क्या हो जाता है, उसमें मियोसिस डिवीजन हो जाता है और वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जाइगोट है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो जाइगोट ही बना रहता है। तीसरा पॉइंट कहते हैं रिकॉम्बिनेशन बाय मियोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल सेल के अंदर हमें मियोसिस जो है वो देखने को मिलती है, फिर मियोसिस के अंदर हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन इस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, पैरासेक्सुअल साइकिल के अंदर, पैरासेक्सुअल साइकिल के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन है वो रेयर एक्सीडेंट ऑफ माइटोसिस, वो माइटोसिस के अंदर देखने को मिलता है। और जो रिकॉम्बिनेशन है वो कभी भी माइटोसिस का टर्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये रेयर केस होता है जहाँ पे हमें माइटोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो पैरासेक्सुअलिटी की ये एक खास बात है जो इसको दूसरे डिवीजन से अलग बना देती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस रीडली रिकॉग्नाइज्ड एंड आइसोलेशन। अगर हमें जो है मियोसिस का जो प्रोडक्ट बना है हम उसको देख करके पता लगा सकते हैं क्योंकि उसका इंडिविजुअल सेम टू सेम जैसा दिखेगा। पर यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन अकर एमंग वेजिटेटिव सेल रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय यूज ऑफ सुटेबल जेनेटिक मार्कर। यहाँ पे अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पता लगाना है कि भाई वो वेजिटेटिव सेल में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वो हमारे जाइगोट हैं या उसके अंदर किस तरह का जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें जेनेटिक मार्कर का इस्तेमाल करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें ध्यान में रखना है, जो आगे जा करके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए। ये एक नॉर्मल इवेंट है, जहाँ पे नॉर्मल इवेंट जब होता है तो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलोज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैरासेक्सुअलिटी है वहाँ पे हमारा कोई भी नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल होता है, लेकिन हाँ होता तो है ही। और ये जरूरी नहीं केवल कुछ में हो, बहुत सारी फंजाई की फैमिली में हमें पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिली है। अब हम इनके मैकेनिज्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले पैरासेक्सुअलिटी डिफाइंड एज साइकिल इन विच प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस या हैप्लोडाइसन टेक्स प्लेस इन सीक्वेंस बट नॉट स्पेसिफिक टाइम। जो बात मैंने कहा कि सब इवेंट होगा, सारे इवेंट होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, लेकिन उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा। पैरासेक्सुअल साइकिल वाज रिपोर्टेड इन एस्परजिलस न्यूडिलेंस स्टेज ऑफ, बता दिया आपको। उसके बाद कहते हैं सिंस द पैरासेक्सुअल साइकिल हैज बीन डिस्कवर्ड नॉट ओनली इन सेवरल मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज बट फंजाई के और भी मेंबर के अंदर जैसे एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, उनके अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। सो फॉर इट इज नॉट बीन रिपोर्टेड इन फाइकोमाइसिटीज फंजाई। ठीक है, तो ये केवल फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स के लिए थे जो कि आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टेजेस की, और यहाँ पे एक एक स्टेज की अपनी अलग से चांस है, मतलब एक अलग अलग इवेंट है सबके सब। तो आपको इसको बहुत डिटेल में समझना है और बहुत सिंपली समझना है। ठीक है, पहली बात तो देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे हमने बात की है हेलिकस की बात करें तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको बगल में दिख रहा होगा, उस स्ट्रक्चर के ऊपर कोनिडिया लगे होते हैं। तो यहाँ पे कोनिडिया जो है वो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, लेकिन वहाँ पे कोनिडिया के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, मतलब वो सेम डीएनए नहीं होते हैं। कोनिडिया के अंदर भी जो न्यूक्लियस है उनके भी क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और ये चीज़ हमें आम कॉमन फंजाई के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ बोली है, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग हाइफी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्पेशली जाने तो इनको हमने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, दो अलग अलग हाइफी। दूसरी बात हेट्रोकैरियोसिस, यहाँ पे क्या होंगे कि दोनों हाइफी आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जो एक का न्यूक्लियस है वो दूसरे एक न्यूक्लियस के पास में चला जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड, फिर दो न्यूक्लियस आपस में मैच कर जाएंगे, इनका क्रोमोजोम भी आपस में मिल जाएगा, डिप्लॉयड बन जाएंगे। यहाँ तक स्टेज नॉर्मल चल रही है, हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड बन गए, मतलब दोनों अलग अलग हाइफी थे और दोनों जो है बन गए। अब ये हो सकता है कि म्यूकर का दूसरा भी प्लांट हो सकता है और सेम हाइफी भी हो सकता है, तो इस पे कोई डिपेंड नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे पूरी तरह से पैरासेक्सुअलिटी काम कर रही है। पहली बात जो हम लोग जानते हैं क्रॉसिंग ओवर वो मियोसिस में होती है, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में देखने को भी मिल रहा है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है। फिर वो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद ये डिफरेंट होकर के किस तरह से हैप्लोडाइजेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करते चलेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेज को हम लेते हैं और उन सारे स्टेज को हम ध्यान से देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेज है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेटेरोकैरियोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूँगा। एक मिनट, मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे ध्यान से आपको डायग्राम को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और डायग्राम को जैसे जैसे आप देखते चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको मैंने दो आपको हाइफी दिखाई है, एक हाइफी हमारी ये है और एक हाइफी हमारी ये है। ठीक है, ए डायग्राम में इतना ही। अब देखिए, दोनों हाइफी एक जगह पे आकर के फ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी भी होनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइफी फ्यूज कर जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी। मतलब पूरे साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएंगे, इस हाइफी के और इस हाइफी के। ठीक, अब देखिए, जब ये दोनों मिक्स हो गए तो पूरी तरीके से क्या हो गई, जो बीच में यहाँ पे इनको रोकने के लिए सेप्टा थी वो यहाँ पे अब नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों क्या हो गए, सेल क्या हो गई, आपस में मिक्स हो गई हैं। अब मिक्स होने के बाद क्या हो गया है कि ये जो दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हमारे जो हैं, या जो अलग अलग हमारे जो फंजाई के जो हमारे सेल्स हैं, वो आपस में क्या कर जाएंगे, आपस में वो फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूजन के बाद ये आपका कैरियोगैमी के बाद जो हमारे पास में न्यूक्लियस है वो हो जाएगा डिप्लॉयड। क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। और डिप्लॉयड होने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डी वाले डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो डिप्लॉयड हुआ न्यूक्लियस है, जहाँ पे देखो क्रोमोसोम अब बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, जो डिप्लॉयड हुआ न्यूक्लियस है जो दो लोगों के मिल करके बना हुआ है, अब उसके अंदर हमें देखो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही। मतलब एक क्रोमोसोम में कहीं कहीं पे रेड और कहीं कहीं पे ब्लू देखने को मिल रहा है। ये देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यही चीज जो है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। जबकि यहां पे बीच से कोई सेल डिवाइड नहीं की, कोई भी मियोसिस डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो दो सेल थी वो आपस में जो क्रोमोसोम थे वो क्रॉसिंग ओवर कर गए। कुछ कुछ फ्रेगमेंट एक एक दूसरे क्रोमोसोम का डिवाइड होकर के दूसरे में चला गया। तो देखो यहाँ पे दो सभी अलग अलग कलर के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा करके देख लेंगे तो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना। तो पहली बात समझ में आया कि नहीं। ए वाले में दो फंजाई आपस में फ्यूज करते, मतलब दो हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं। फिर उनमें क्या हो जाता है कि जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से प्लाज्मोगैमी हो जाता है, एक हो जाती हैं। फिर इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, क्रोमोसोम मिल जाते हैं और डिप्लोडाइजेशन हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाते हैं। डिप्लॉयड होने के बाद इस डिप्लॉयड सेल में हमें माइटोसिस, देखिए नेक्स्ट गया है, इससे एक नया बना है, लेकिन क्रोमोसोम में कोई भी रिडक्शन नहीं है, आधा नहीं हुआ है ना, अभी तक तो आधा नहीं हुआ है। तो इसलिए देखो, बिना आधा हुए माइटोसिस डिवीजन होने के बाद भी इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही है। यही चीज पैरासेक्सुअलिटी को शो करती है। उसके नीचे जाएंगे तो देखिए, अब जब ये एक बार इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्या कर जाती है, आधा आधा रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे मियोसिस होती है और हैप्लोडाइजेशन हो जाता है, ये हैप्लॉइड सेल बन जाती है। अब यहाँ पे कुछ हैप्लॉइड सेल जो होती हैं वो बिल्कुल पेरेंट जैसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो क्रॉसिंग ओवर टाइप की होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एक नेचर की अलग टाइप की होती हैं और एक अलग टाइप की होती हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो है इनके अंदर ये आपका क्या कहते हैं, हैप्लॉइड स्टेज रन करती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको डिटेल्ड इस चीज़ को पूरा बताता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेटेरोकैरियोसिस हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मिल गए दोनों। प्रेजेंस ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डिसिमिलर जीनोटाइप, दोनों कैसे होने चाहिए, डिसिमिलर होने चाहिए। प्री रिक्वासाइड्स फॉर रिकॉम्बिनेशन, अब ये रिकॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे तैयार होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। दिस अचीव बाय हेटेरोकैरियोसिस विच इज ब्रॉट अबाउट बाय म्यूटेशन, और ये किसके थ्रू हो रहा है, म्यूटेशन के थ्रू भी हो सकता है। आगे जो इनके अंदर डिवीजन होगा ना, तो डिवीजन जो हो रहा है इनके अंदर वो बेसिकली म्यूटेशन के कारण होता है। जो इनके अंदर हैप्लोडाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये चीज किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण होता है, एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं।
देखिए दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। इसको सबसे पहले किसने बताया? हेट्रोकैरियोसिस, मतलब अलग अलग न्यूक्लियस हैं, वेजिटेटिव सेल के हैं। फर्स्ट नोटेड बाय रोपर ने इसकी बात बताई थी कि जो ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, ये किसने बताया था? रोपर जी ने बताया था। हेट्रोजाइगस न्यूक्लियाई यहाँ पे आपके डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये हमारे? डिप्लॉयड के, किसके अंदर? इसका भी मटेरियल है और इसका भी मटेरियल है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन बिटवीन डिसिमिलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फ्यूजन बिटवीन डिसिमिलर न्यूक्लियाई, हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और ये इवेंट बहुत ही रेयर होता है। ये इवेंट क्या होता है? बहुत ही रेयर होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टेप में आपसे बात करेंगे कि ये जो है हमारे ड्यूरिंग दिस स्टेप, अब आगे का जो स्टेप है वो क्या है? ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। यहां पे जैसा कि मैंने कहा कि इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशंस होता है। नंबर्स में हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि नंबर्स में भी क्या होते हैं? ये बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी होता है इनका साथ में। तो बाकी और क्रॉसिंग ओवर तो होता ही होता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बारे में मैंने भी आपको एक डिटेल बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। रिकॉम्बिनेशन जैसे होता है, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन दूसरे में और दूसरे का कुछ पोर्शन एक में, ठीक है? नहीं जानते तो क्रॉसिंग ओवर पहले जान करके आओ यार, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइटोसिस इज रेयर फिनोमिनन। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर ये एक रेयर फिनोमिनन है और इसको स्टर्न ने बताया था। किसने बताया था? स्टर्न ने बताया था, ठीक है? बाकी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि इसके अंदर जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं ये एन्यूप्लॉयड के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? एन्यूप्लॉयड के कारण बनते हैं। कई जगह पे मैंने जो स्टडी किया या जो मैंने देखा वहां पे ये देखने को मिला कि जो हैप्लॉयडाइजेशन हो रहा है या जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आगे जाकर के बन रहे हैं, ये जो बन रहे हैं हैप्लॉयड, मतलब देखो ये तो डिप्लॉयड है ना, अगर इनके अंदर 8 है तो इनके अंदर 4 ही रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इससे आधा रहेंगे, ठीक? अब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि भाई ये जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई आगे जाकर के ये बन रहे हैं, ये देखो 4-4 बन गए ना दोबारा, ये देखो बन गए ना 4-4। तो ये कहते हैं कि यार ये जो 4-4 बन रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद में, जो 4-4 बन रहे हैं, ये 4-4 बनने का मतलब ये है कि इनके अंदर या तो मियोसिस हो रही है या फिर इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एन्यूप्लॉयडी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एन्यूप्लॉयडी देखने को मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है। एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। यहां पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक सेल के पास में कम पहुंचता है। तो ये केस के कारण ये क्या हो जाता है? इनके अंदर हैप्लोडाइजेशन होता है, सेल हमारी क्या हो जाती है? हैप्लॉयड हो जाती है। तो हैप्लोडाइजेशन थ्रू एन्यूप्लॉयडी और हेन्यूप्लॉयडी के थ्रू में हमारे पैरासेक्सुअल साइकिल में एन्यूप्लॉयडी के थ्रू इनके अंदर क्या होता है? हमारा सिंगल में बढ़ जाते हैं, मतलब सेल जो हैं वो हमारे हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो मैंने इस बात को आपको क्यों बताया? इस बात को मैंने इसलिए बताया कि जो हमारी पैरासेक्सुअल साइकिल होती है, नॉर्मली जो पैरासेक्सुअल साइकिल होती है उसके अंदर हमें मियोसिस देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पे हमें क्या मिल रहा है? एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी के थ्रू जो है वो सेल हमारी हैप्लॉयड हो जा रही है। वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? आगे इसके बाद क्या हुआ मैं अब आपको प्रॉपर एक वे में बता देता हूँ फिर से एक बार, ताकि आपकी थोड़ी मोड़ी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी मोड़ी भी कन्फ्यूज़न आपको पैरासेक्सुअलिटी समझ में नहीं आएगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को और अच्छी तरह से इस साइकिल को समझ जाएंगे। पहले देखिए दो अलग अलग हाइफी थे। हाइफी जानते हैं फंजाई में पाए जाते हैं। दोनों आपस में फ्यूज कर गए, प्लाज्मोगैमी हो गई, मतलब दो सेल से एक सेल हो गई। अब ये दो न्यूक्लियस अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की हैं, दोनों मिल गए, दोनों के जेनेटिक क्रोमोसोम अलग अलग हैं, लाल और नीले कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। और जूम कर दे रहा हूँ ताकि और क्लियर विजिबल हो जाए आपको, ठीक है? अब देखो दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए? आपस में मिल गए, लाल दिख रहे हैं ना। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, नंबर्स बढ़ते हैं
और साथ में हैप्लॉयड में देखो डिवीजन नहीं हुआ, अभी तक कोई डिवीजन दिख रहा है, कोई डिवीजन दिख रहा है अगल बगल, कुछ नहीं, उतनी ही सेल हैं जितनी है, तो मतलब कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ और इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई। देखो एक क्रोमोसोम में पहले जो केवल नीले रंग का था, अब नीले रंग में लाल रंग भी है, तो इसलिए भी इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, लेकिन मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ, और क्रॉसिंग ओवर हमेशा मियोसिस डिवीजन में ही आता है, तो ये पैरासेक्सुअलिटी की खास बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, इनके क्रोमोसोम नंबर जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नंबर्स बढ़े, और नंबर्स बढ़ने के बाद एन्यूप्लॉइडी के थ्रू ये कन्वर्ट हो गए हमारे हैप्लॉयड क्रॉसिंग ओवर, मतलब क्रॉस्ड हैं। तो कहोगे सर हैप्लॉयड बन रहा था तो फायदा क्या हुआ, हैप्लॉयड तो पहले, देखो यहाँ फायदा यही है कि ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, इसके अंदर वही कैरेक्टर हैं जो आए हुए हैं, नॉर्मल कैरेक्टर, लेकिन ये जो है वो नए कैरेक्टर लेके जाएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो यही है कि ये नए कैरेक्टर को जन्म देता है, इवोल्यूशन को जन्म देता है। तो यहाँ पे ये हमारा हैप्लोडाइजेशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे जो बने कैरेक्टर वो नए थे, वो पुराने वाले स्ट्रेन से अलग थे। तो ये था आपका पैरासेक्सुअल साइकिल, और यही है आपकी पैरासेक्सुअलिटी। आप नोट्स को देखिए, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश की थी समझाने की, बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।